हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन पे हम लोग आज की क्लास में थोड़ी देर में बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि मार्केट आखिर होता क्या है। एक लेमैन लैंग्वेज में अगर समझें तो मार्केट वो जगह है जहाँ पे इंसान चीज़ों को खरीदता और बेचता है। ये आपने हर बार सुना होगा, जब भी आप छोटे थे या कॉलेज वगैरह में जब आप थे तो आपने देखा होगा कि मार्केट जा रहे हैं। मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे इंसान चीज़ों को खरीदता और बेचता है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स के लेवल पे बात करें, मतलब एक थोड़े इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात करें, तो मार्केट एक ऐसी जगह है, ध्यान से देखिएगा, मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे दो इंडिविजुअल्स मिलते हैं। और ये कौन होते हैं? ये इंडिविजुअल्स होते हैं बायर्स और सेलर्स। मैंने अभी कहा कि इंसान खरीदता और बेचता है, लेकिन ये इंसान खरीदता और बेचता किन लोगों की मदद से है? ये इंसान होते हैं बायर्स और सेलर्स। मतलब खरीदने वाले बायर्स जैसे हम और आप कस्टमर्स हो गए। सेलर्स मतलब जो इंसान अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहा है। जरूरी नहीं है, अब ध्यान दीजिए, ये जो सेलर यहाँ पे लिखा है, सेलर आपके प्रोड्यूसर से डिफरेंट होता है। कई लोगों को कंफ्यूजन इस बात में होती है कि मैम क्या सेलर और प्रोड्यूसर एक होते हैं? तो नहीं, सेलर और प्रोड्यूसर दोनों अलग अलग होते हैं। प्रोड्यूसर नाम से पता चल रहा है, प्रोड्यूसर वो होता है जो आपकी कमोडिटी को प्रोड्यूस करता है एक इंडस्ट्री में, एक फैक्ट्री में। और सेलर वो होता है जो वो प्रोडक्ट खरीद के, मतलब एक होलसेल तरीके से उसको खरीद के लाता है, फिर मार्केट में, मार्केट मतलब एक सेकेंडरी उसका मार्केट हो गया, वहां पे लाके वो चीजों को बेचता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सेलर और प्रोड्यूसर अलग होते हैं। कोई इसको एक नहीं लिखेगा कि बायर और प्रोड्यूसर मीट हो रहे हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा, और याद रखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मार्केट एज अ प्लेस इज डिफाइंड बाय या डिफाइंड एज इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जब वर्ड लग जाएगा तब आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी ही पड़ेगी या टिक मार्क करना ही पड़ेगा कि अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट टू सेल गुड्स या सर्विसेज। गुड्स या सर्विसेज। अब देखिए, आप लोगों को पता होगा कि हम, मैम ने कहा है कि कमोडिटी को बेचते या खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पे मैम ने सर्विसेज भी लिखा है। तो सर्विसेज देखिए, वो सर्विसेज होती हैं जो आप, मैंने कल की क्लास में भी बताया था, सर्विसेज वो होती हैं जो इनटैंजिबल होती हैं। आप उसको महसूस जरूर कर सकते हैं लेकिन आप उसको छू नहीं सकते। आप ये कहेंगे कि मैम जब इनटैंजिबल है तो फिर वो मार्केट में बेची कैसे जा रही है? ऐसे बेची जा रही है जैसे आप ये यहाँ पे लेक्चर सुन रहे हैं, आपने ज़रूर इसका कोई पेमेंट किया होगा, तभी आपको ये लेक्चर्स ऑनलाइन मिल रहे हैं। ये लेक्चर हो गए, या फिर आपने जब यूनिवर्सिटी में फीस भरी होगी तो वो लेक्चर्स हो गए। उसमें क्या है, वो जो टीचर वहाँ पे खड़ा है, एक पोडियम पे खड़ा टीचर है, वो आपको क्या दे रहा है? आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कौन सी सर्विस? वो अपनी नॉलेज आपको इम्पार्ट कर रहा है, आपको नॉलेज दे रहा है, तभी आप उन चीज़ों को लर्न कर पा रहे हैं, अक्यूमुलेट कर पा रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग में। तो ये होती है आपकी सर्विसेज, ठीक है। आपको उसका पेमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे जो वर्ड है पेमेंट, मतलब ये जो बायर और सेलर्स हैं, ये आखिरकार क्या करते हैं? मतलब गुड्स और सर्विसेज तो खरीदते हैं, लेकिन किस किस प्राइस पे? मतलब वो क्या चीज होती है जिससे वो अपनी ये गुड्स एंड सर्विसेज का मापन कर पाते हैं? वो चीज होती है आपकी प्राइस। क्या होती है? आपकी प्राइस। मतलब आपको एक प्राइस पे करना पड़ता है सामने वाले को, तभी जाके आप उसके गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर पाते हैं या फिर यूटिलाइज कर पाते हैं। स्कूल में जाते हैं, फीस देते हैं, आप उनकी एजुकेशनल सर्विसेज ले रहे हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं, फीस देते हैं, जो भी हॉस्पिटल का स्टाफ है, आपको जो भी बीमारी है, जो भी है, आप उसका ट्रीटमेंट लेते हैं, ये उसकी सर्विसेज हो गई। इनफैक्ट यहाँ तक कि जब भी आप पार्लर वगैरह में जाते हो तो आप एक फीस देते हो, उसको कुछ चार्ज देते हो, तभी जाके वो आपको सर्विसेज देती है, जैसे कि वैक्सिंग, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग। ये सारी जो सर्विसेज होती है ना, ये सब किस में आती है? ये सर्विसेज में आती है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं?
आपके लिए वो काम करके दे रहे हैं। क्या आप अपना काम खुद नहीं कर सकते? आप खुद को एजुकेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए? थोड़ी सी मदद चाहिए होती है कि हाँ मुझे टॉपिक का नॉलेज तो है, लेकिन मुझे कोई और अच्छे से बता दे, तो इसके लिए मुझे क्या है? मुझे सर्विस चाहिए। तो गुड्स आपको पता ही है, जो भी सामान होता है, कमोडिटीज होती है, वो आपके गुड्स में आ गए। सर्विसेज मैंने आपको बता दिया। जो भी सर्विसेज हमारे और आपके पास होती हैं, जो इनटैंजिबल होती हैं लेकिन आप उसको महसूस ज़रूर कर सकते हो, आप उसके लिए पेमेंट देते हो, वो आपकी सर्विसेज हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है। मार्केट की डेफिनेशन, बायर्स एंड सेलर्स मीट एंड पे अ पर्टिकुलर प्राइस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन यही होती है कि बायर्स और सेलर्स मीट करते हैं, क्या? गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, किस पे? एक पर्टिकुलर प्राइस पे। ये एक नॉर्मल लेमैन भाषा में डेफिनेशन मैंने आपको मार्केट की बता दी। यही डेफिनेशन अगर आप नॉर्मल इकोनॉमिक्स के टर्म्स में लिखोगे तो बायर्स और सेलर्स लिखोगे। नॉर्मल इंसान को समझने के लिए खरीद फरोख्त जो भी होता है वो आप टर्मिनोलॉजी यूज करते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि मार्केट होते कितने तरीके के हैं। टाइप्स ऑफ मार्केट। अच्छा, मार्केट में टाइप्स पढ़ने से पहले कुछ एक की फैक्टर्स होते हैं या फिर जिनको हम कीवर्ड्स कहते हैं, वो मैं चाहूंगी कि आप लोग समझ लीजिए, ताकि आप लोगों को आगे जो लेक्चर्स होने वाले हैं आप उसमें कुछ कंफ्यूजन ना हो पाए। मैंने आपको बता दिया सेलर, मैंने आपको बता दिया बायर, मैंने आपको बता दिया गुड, बताया सर्विस, एक प्राइस बताया मैंने, और डिमांड, सप्लाई, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, और एक फैक्टर होता है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड फ्रीडम टू एग्जिट। ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं। मैंने आपको बायर, सेलर, गुड, सर्विस, प्राइस बता दिया। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये नॉर्मल चीजें तो पता ही होंगी कि बायर, सेलर, गुड, सर्विस क्या होता है, प्राइस क्या होता है, डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, और एंट्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड फ्रीडम टू एग्जिट। ये कुछ टर्म्स हैं जो मुझे लगता है कि अगर आप लोगों का बैकग्राउंड थोड़ा सा नहीं है या फिर आप लोग उन सब्जेक्ट्स के टच में नहीं होंगे, तो मुझे लगता है मुझे समझा देना चाहिए। डिमांड मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में बताया था, क्या होती है? डिमांड होती है एबिलिटी टू पे बैक्ड अप बाय द परचेजिंग पावर, मतलब उसको विलिंगनेस भी होनी चाहिए, एबिलिटी टू पे भी होना चाहिए उसके पास, और उसकी परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए। जो नोट्स बना रहे हैं, अगर उन्होंने प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं करी है तो मैं बता दूं, डिमांड इज इक्वल टू एबिलिटी टू पे, परचेजिंग पावर, और विलिंगनेस टू बाय। ये जब तीन चीजें होती हैं तब आपकी डिमांड मानी जाती है। मतलब अगर आपको सेब खरीदना है, आपको सेब दिख रहा है, आप उसको चाह भी रहे हो खरीदना, लेकिन आपके पास इन तीनों में से सिर्फ एक चीज नहीं है, जो कि है परचेजिंग पावर। मतलब सेब 200 रुपए किलो है, आपकी जेब में सिर्फ 100 ही रुपए हैं, तो आपकी डिमांड नहीं मानी जाएगी। इन तीनों क्राइटेरिया में से तीनों चीजें फुलफिल होनी जरूरी है, तभी वो आपकी डिमांड मानी जाएगी। क्लियर? सप्लाई, सेम वही एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिमांड हमेशा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, ये याद रखिएगा, और सप्लाई हमेशा यही तीन चीजें देखते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब उसके पास प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जो भी रिसोर्सेज हैं वो होने चाहिए, और वो क्या होना चाहिए? विलिंगनेस टू प्रोड्यूस होना चाहिए। मतलब ये नहीं है
कि उसकी इच्छा नहीं हो रही है प्रोड्यूस करने की, लेकिन उस पर दबाव बनाया जा रहा है। तो देखिए जनरल सी बात है, जब भी आप किसी पे दबाव बनाएंगे तो वो काम अच्छा नहीं माना जाता है। सिमिलरली वही सप्लाई के केस में होता है, उसके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, पैसा होना चाहिए प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करने के लिए, और विलिंगनेस भी होनी चाहिए। ठीक है। इक्विलिब्रियम मैंने कल ही की क्लास में बताया था कि जब डिमांड और सप्लाई मीट करते हैं किसी एक कॉमन पॉइंट पे, जब क्या डिमांड और सप्लाई मतलब जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई अगर होती है, तो उस पॉइंट को, उस छोटे से इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं आप, इक्विलिब्रियम कहते हैं। जब ये नहीं होता, जब ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता, मतलब डिमांड ऊपर चली जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, या फिर वाइस वर्सा, तो उसको आप क्या कहते हैं, डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ये भी मैंने जब आपको डिमांड टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो हम यूजुअली दो तरीके के प्रोडक्ट्स पढ़ते हैं। कौन से? एक आपका होमोजीनस और एक आपका हेटेरोजेनस। देखिए मैं आपको थोड़ा बैक में इसलिए ले जाके पढ़ा रही हूँ बेसिक से, ताकि आपको जो आने वाले टाइप्स ऑफ मार्केट है उसमें कंफ्यूजन ना हो, आप एक नॉर्मल डायग्राम से भी उनको समझ सके। ठीक है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट में होमोजीनस और हेटेरोजेनस। होमोजेनस प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जिनमें जो कैरेक्टरिस्टिक होती है या फिर क्वालिटी होती है वो लगभग एक जैसी होती है। क्वालिटी या फिर कैरेक्टरिस्टिक सेम। एग्जाम्पल के लिए टूथपेस्ट ले लेते हैं। अभी जो आप एडवर्टीजमेंट सुनते हैं कि मेरे टूथपेस्ट में नमक है, क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है, या मेरे टूथपेस्ट में तो अब काली मिर्च आने लगी है, क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में काली मिर्च आने लगी है, तो ये सब सिर्फ बकवास है, ये सिर्फ एक मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज होती हैं। असल में जो टूथपेस्ट होता है वो एक नॉर्मल टूथपेस्ट ही होता है। आप उसमें नमक डालें, मिर्च डालें, मसाला डालें, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट जरूर होते हैं अपने प्रोडक्ट्स को स्टैंड आउट करने के लिए। मतलब एक होता है ना कि मैंने इस, मान लीजिए एक फोन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये फोन है, इसमें मैंने 25 मेगापिक्सल का कैमरा, अभी लेटेस्ट चल रहा है, 25 मेगापिक्सल का कैमरा हमने लगा के रखा है। लेकिन हो सकता है हमने सोचा कि 25 मेगापिक्सल का कैमरा तो सब दे रहा है, चलो हम एक काम करते हैं, हम इसमें एक कैमरा और डाल देते हैं 2 मेगापिक्सल का। मतलब 25 मेगापिक्सल का तो सभी दे रहे थे, हमने इसमें 2 मेगापिक्सल का और डाल दिया और इसको नाम दे दिया जूम वाला कैमरा। क्या नाम दे दिया इसको? जूम करके जो आप कैमरा से फोटो खींचते हैं ना, जैसे पत्ती की खींच रहे हैं अगर आप, तो उसकी जो ये वेन्स हैं, पानी की ड्रॉपलेट्स हैं, ये सब जो बहुत माइन्यूट डिटेल्स जो आप खींच लेते हैं ना उस कैमरे से, उसी को कहते हैं जूम वाले, जूम कैपेबिलिटीज वाले कैमरे। इसका वर्ड क्या होता है मुझे नहीं पता, हम टेक्नोलॉजी में नहीं जा रहे, मैं बस आपको बता रही हूँ कि जब एक मार्केट में कुछ कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट ऐसे डाल दिए जाते हैं कि वो बाकी प्रोडक्ट से अलग हो जाए, लेकिन हो तो जाता है, लेकिन तब भी वो प्रोडक्ट की जो एक्चुअल यूटिलिटी है या जो प्रोडक्ट एक्चुअली में है वो नहीं बदल जाता। मतलब इसमें आपने टूथपेस्ट में नमक मिर्च मसाला डाल दिया तो क्या वो अब आप उसको सब्जी में डालोगे? भाई उसमें नमक है, मिर्च मसाला हल्दी सब है, भाई ये सब तो आपकी सब्जी में भी पड़ता है, लेकिन क्या आप अब मसाले की जगह टूथपेस्ट से सब्जी बनाओगे? नहीं। टूथपेस्ट का जो बेसिक काम है, जो बेसिक उसकी यूटिलिटी है वो है क्या? आपके दांत साफ करना। अभी भी आप टूथपेस्ट से अपने दांत ही साफ करेंगे, सब्जी में उसको डाल के पकाने नहीं लगेंगे। ठीक है। तो ये जो मैंने एलिमेंट्स आपको बताए, ये एलिमेंट्स अलग जरूर करते हैं प्रोडक्ट को, लेकिन क्या है उसकी क्वालिटी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक और जो उसका फंक्शन है, यहाँ पे एक चीज मैं और लिख देती हूँ, जो उसका फंक्शन है वो सेम ही रहता है। ठीक है। एग्जाम्पल फ्रूट्स। ठीक है। अब फ्रूट्स है, सिट्रस फ्रूट्स का एग्जाम्पल मैंने पिछली क्लास में भी जब मैंने आपको यूटिलिटी वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक सबकी थोड़ी बहुत अलग हो जाती है। अगर हम सिट्रस फ्रूट्स की ही बात करें, मान लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं,
सिट्रस फ्रूट्स की ही अगर हम बात करें तो उसमें आपके आ जाएंगे गूसबेरी मतलब आंवला आ जाएगा, आपका नींबू आ जाएगा। कई लोग कहते हैं कि गुआवा में भी विटामिन सी पाया जाता है, एप्पल में भी इवन विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन क्या है, मतलब ये सब क्या है तो फ्रूट्स ही ना, मतलब उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी तो थोड़ी बहुत अलग हो जाएगी, लेकिन अगर हम उनको सेग्रीगेट करेंगे सिर्फ एक ऐसे फ्रूट्स में जिसमें विटामिन सी पाया जाए या फिर सिट्रस फ्रूट्स का एग्जाम्पल अगर हम लेके चले, तो ये सारे आपके लेमन, आंवला और जो भी चीजें हैं आपके यही सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका होमोजीनियस, मतलब क्वालिटी आपकी सेम रहती है, प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक लगभग सेम रहते हैं, फंक्शन सेम रहता है, 19-20 का अंतर रहता है, लेकिन जो भी उसका मेन फंक्शन है, यूटिलिटी उस प्रोडक्ट की नहीं बदलती है। ये टूथपेस्ट का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये बेस्ट एग्जाम्पल होता है, आप भी इसको कभी अपने एग्जाम में कोट कर सकते हो। क्लियर हो गया? ठीक, अब हम बात करते हैं हेट्रोजीनस की। हेट्रोजीनस प्रोडक्ट, जाहिर सी बात है अगर होमोजीनस सेम प्रोडक्ट्स होते हैं तो हेट्रोजीनस अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट ऑल टुगेदर। मतलब ये है कि अगर एक फर्म ए है और एक फर्म बी है, तो अगर एक फर्म ए, मोबाइल फोन का ही हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं, एक फर्म ए है वो सैमसंग का मोबाइल बनाती है और उसने अपनी टेक्नोलॉजी में एक ऐसा टेक्नोलॉजी डाली है, एक एआई की टेक्नोलॉजी डाली है। अभी सैमसंग के जो लेटेस्ट फ़ोन चल रहे हैं आपने देखा होगा, कुछ लाख रुपए के आते हैं, उसमें एक टेक्नोलॉजी सैमसंग ने इनकलकेट करी है, नई डेवलप करी है, एआई टेक्नोलॉजी। उसमें होता क्या है, आप कोई भी मतलब नॉर्मल फोटो जब आप खींचते हैं, उसको जब एआई की मदद से आप एडिट करते हैं तो आप अपने हाथ पे वो चीज़ देख पाते हैं। मतलब जैसे कि आपने हाथ की फोटो खींची है और आपने उस फोटो को ऐसे इंसर्कल करके टाइप कर दिया पाइथन, ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप गूगल करके भी देखिएगा, उसमें आपने टाइप कर दिया पाइथन, तो नेक्स्ट फोटो जो डेवलप होके आएगी आपके मोबाइल पे, वो होके आएगी कि आपके हाथ पे एक पाइथन एक सांप होता है, वो आपके हाथों पे लपटा हुआ नजर होके एक फोटो आएगी। अब ये सब क्या है, ये है आपकी टेक्नोलॉजी। सैमसंग ने ऐसी टेक्नोलॉजी अपने फ़ोन में इनकलकेट करी है, डेवलप करी है। लेकिन वहीं अगर बात करें हम एप्पल की, एप्पल आप सभी जानते हैं कि बहुत महंगा फ़ोन है, लेकिन अभी तक उसमें ये टेक्नोलॉजी नहीं आई है, एआई की टेक्नोलॉजी नहीं आई है। मतलब क्या है कि इसमें हेट्रोजीनियस जो प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर एक फर्म ने वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली तो दूसरा फर्म बाधित हो जाता है कि उस टेक्नोलॉजी को उसी साल या आने वाले 2-3 सालों में डेवलप नहीं कर सकता। ये उनकी एक अंदर से क्या कहते हैं पैक्ट होता है, एक तरीके से साइन करते हैं वो लोग कि जो उनकी मार्केट की कंपटीशन है वो क्या कहते हैं इम्पैक्ट ना हो, इसलिए वो ये क्या कहते हैं एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। तो बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, ठीक है। तो अभी तक आपने अगर आईफोन के मॉडल्स को आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि आईफोन अपनी सिक्योरिटी के फीचर्स ही अपग्रेड करता रहता है। मतलब पहले कुछ और था एप्पल का फीचर, अब क्या हो गया है, 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ गया। मतलब अब आपको सिर्फ फिंगरप्रिंट ही नहीं चाहिए होगा, आपको अपना फेस आईडी भी चाहिए होगा, और क्या कहते हैं ये आइरिस स्कैन भी चाहिए होता है अपना फ़ोन ओपन करने के लिए। तो ये सब क्या है, जहां एक तरफ सैमसंग अपने फ़ोन में एआई का फीचर ला रहा है, वहीं दूसरी तरफ एप्पल अपने फ़ोन में 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब सिक्योरिटी के फीचर्स ला रहा है। ये सब क्या है, एकदम हेट्रोजेनस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। मतलब है तो फ़ोन ही, लेकिन क्या है एकदम टेक्नोलॉजी में ही डिफरेंस हो रहा है। अब अगर यही एग्जाम्पल होता कि सैमसंग ने एआई का फीचर लाया है, तो वहीं ओप्पो ने भी एआई से मिलता जुलता एडिटिंग टूल ला दिया है। मतलब एक होता है ना कि जैसे ये पेन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसे एक सांप ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक फोटो ली थी यहाँ पे मैंने, ठीक है, ये सांप मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या है, एडिटिंग ही तो हो रही है ना। आप लोग पेंट यूज करते होगे ना बचपन में, पेंट में से पहाड़ बना दिया, सूरज बना दिया, ये सब क्या है, एडिटिंग टूल्स होते हैं। अगर आप सैमसंग ने ये एआई टूल लॉन्च किया और ओप्पो ने ये एडिटिंग टूल लॉन्च कर दिया, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा किसका, होमोजीनियस का एग्जाम्पल हो जाएगा। मतलब क्या है, एडिटिंग ही कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो फोन एडिटिंग ही कर रहा है। सही में आपके हाथ में वो सांप नहीं लाके दे रहा है अभी भी वो एडिटिंग ही, लेकिन एक कर रहा है एआई की मदद से और एक कर रहा है पेंट की मदद से। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए
हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस क्लियर हो गया है। तो अब हम चलते हैं, क्या बचा था, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड फ्रीडम टू एग्जिट। फ्रीडम टू एंट्री एंड फ्रीडम टू एग्जिट, ये मैं बता दूं, जैसे जब आप छोटे थे तो आप क्लास में जाते थे, ये आप हैं, ये आपकी क्लास है, ठीक है, आप अंदर जाना चाहते हैं क्लास में तो आप ऐसे हाथ आगे करके मे आई कम इन मैम बोलते थे, याद होगा सबको। आप एक बार क्लास में घुस गए तो 45 मिनट्स की क्लास होती थी, ठीक है। मैं अभी क्या दे रही हूँ, स्कूल का एग्जाम्पल, ठीक है, ये याद रखिएगा, अभी हम दे रहे हैं स्कूल का एग्जाम्पल। आप मे आई कम इन मैम बोल के एंटर कर गए, फ्रीडम टू एंट्री, ये क्या हो गया, फ्रीडम टू एंट्री, मतलब आपको अलाउड है एंटर करना, ठीक है, आपको परमिशन मिल गई, आप अंदर चले गए। लेकिन क्या है, क्या 45 मिनट से पहले आप क्लास के बाहर आ सकते थे स्कूल टाइम में? अनटिल एंड अनलेस कोई इमरजेंसी हो या फिर आप अपना कोई जो भी कॉज है वो प्रूव कर पाएं कि मैम वॉशरूम जाना है या फिर बहुत प्यास लगी है, तबीयत खराब हो रही है, वो अलग की बात है। लेकिन सिर्फ ऐसे ही रैंडमली घूमने के लिए क्या आप क्लास से बाहर आ पाते थे? आंसर होगा नो, ठीक है। ये क्या हो गया, मतलब आपने एग्जिट की परमिशन मांगी तो क्या हो गया, आपका आंसर नो हो गया। जब आपने एंट्री की परमिशन मांगी आपको यस हो गया, और जब आपने एग्जिट की परमिशन मांगी तो आंसर आपका नो हो गया। ये एग्जाम्पल हो गया फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट का, मतलब आपको अंदर जाने की परमिशन तो है लेकिन बाहर आने की परमिशन नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं आप कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी का बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये आप हैं, अंदर जाने की परमिशन मांगी, यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। क्यों? लेट आए ना, टीचर अलाउ ही नहीं करेगा, भाई प्रोफेसर हैं वो। कहा जाता है ना स्कूल लेवल पे बहुत चीजें अलग होती हैं लेकिन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन लेवल पे अलग होता है। आपकी क्लास 9 बजे शुरू होती है, आप 10 बजे एंटर कर रहे हो, अलाउ करेगा? नहीं। दोनों केस हो सकते हैं, हो सकता है वो अलाउ कर दे, हो सकता है वो ना भी कर दे, ठीक। आपने एंट्री मान लीजिए ले ली, उन्होंने यस बोला, आपने एंट्री ले ली। अब आपने बाहर आने की परमिशन सोची कि मैं मांगू, लेकिन क्या है, अब क्योंकि फ्रीडम टू एंट्री और फ्रीडम टू एग्जिट है, आपने क्या किया, आप बिना पूछे बाहर निकल आए। होता था ना, 2 दरवाजे होते थे, एक से एंटर करते थे, पीछे से अपने आप निकल के बाहर चले जाते थे। कई केसेस में ये भी होता था कि टीचर खुद से बोलते थे कि मुझे डिस्टर्ब मत करना, चले जाओ, जिसको पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, मेरी क्लास को डिस्टर्ब मत करना, पीछे से चले जाओ। होता रहा, सबको पता होगा। तो यही आपका एग्जाम्पल है फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट का। मतलब आपको अगर फ्रीडम टू एंट्री और एग्जिट है तो आप मान के चलिए आप बहुत लकी हैं, आप एक ऐसे मार्केट में हैं कि आपका जब मन आया आपने एंट्री करी, जब मन आया अपना बिजनेस रैप अप करके आप निकल गए। लेकिन अगर आप ऐसे मार्केट में हैं जहां पे फ्रीडम टू एंट्री तो है लेकिन एग्जिट की फ्रीडम नहीं है, तो आप एक मार्केट ट्रैप में फंस चुके हैं। मतलब अब आपके ऊपर जो मार्केट के अदर फोर्सेस हैं वो दबाव बनाएंगे कि आपको अपने मार्केट में स्टेबिलिटी रखनी ही पड़ेगी। ये हम लोग बाद में समझेंगे, फिलहाल हमने कीवर्ड्स आपको समझा दिए। तो सारे कीवर्ड्स हैं, एक बार जल्दी से देख लीजिए, चाहिए तो नोट डाउन कर लीजिए। जो नोट कर रहे हैं उनके लिए है, जो नोट डाउन कर चुके हैं तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हो गया नोट? ठीक है। अब आपकी मेन क्लास यहां से शुरू होती है। मार्केट के टाइप्स, ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है परफेक्ट और एक होता है इम्परफेक्ट। एक होता है परफेक्ट और एक होता है इम्परफेक्ट। अब नाम से ही पता चल रहा होगा कि परफेक्ट इम्परफेक्ट क्या होता है। मतलब एक नॉर्मल इंसान में समझा जाए, मतलब नॉर्मल इंसान की भाषा में समझें तो एक ऐसा मार्केट जो हर एस्पेक्ट में परफेक्ट है, मतलब बढ़िया है, उसमें कहीं भी कोई चीज़ की कमी आपको नज़र नहीं आ रही है। और बात करें इम्परफेक्ट की तो एक ऐसा मार्केट जिसमें कुछ ना कुछ खामियां हैं, 19-20 के डिफरेंसेस हैं, हो सकता है फ्रीडम टू एंट्री एग्जिट ना हो, या नंबर ऑफ बायर सेलर, मतलब जो मैंने आपको ये पीछे
जो कीवर्ड समझाए थे, ये जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे समझा के, ये असल में वो फैक्टर्स हैं जो डिफाइन करते हैं कि मार्केट कैसा है, इम्परफेक्ट है कि परफेक्ट है। ठीक है, अब हम पहला मार्केट लेके चलते हैं। अब हम पहला परफेक्ट मार्केट लेके चलते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं नंबर ऑफ बायर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर्स। कई बुक्स में आपको लिखा हुआ दिखाई देगा इक्वल नंबर ऑफ बायर्स इक्वल नंबर ऑफ सेलर्स, लेकिन मैंने थोड़ा अलग लिखा है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आप कोई बुक फॉलो कर रहे हैं तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। मेरा काम यहाँ पे आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाना है। ठीक है, परफेक्ट का ये पहला, ठीक है, क्या है, नंबर ऑफ बायर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर्स। प्रोडक्ट कौन सा डील होगा यहाँ पे, कौन बताएगा, होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस? अगर परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर है, तो कौन सा मार्केट होगा, होमोजीनियस। गुड, होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा। और क्या फ्रीडम टू एंट्री और एग्जिट होगी या फिर नहीं होगी, होगी, ठीक है, गुड, फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है, ठीक, ये आपका हो गया परफेक्ट कंपटीशन या फिर परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ बायर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर्स, मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स लार्ज नंबर ऑफ सेलर। अब आप इससे पहले ये पूछें कि मैम एक एक बायर एक एक सेलर हो सकता है, नहीं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ये इसकी क्या होती है, खास बात होती है कि इसमें परफेक्ट कंपटीशन में आपको जितने सेलर्स दिखेंगे उतने ही आपको बायर्स दिखेंगे। मतलब जैसे आप एक जाते हो ना मार्केट में, जैसे आप एक शॉपिंग मॉल का एग्जांपल ले लो, वहां पे क्या एक ही दुकान होती है, नहीं, बहुत सारे आउटलेट्स होते हैं ना। अगर मान लीजिए आपको एक जीन्स ही खरीदनी है, ठीक है, एक जीन्स का एग्जांपल लेते हैं, आपको जीन्स खरीदनी है, आप सहारागंज मॉल में गए, आपने देखा वहां पे वेस्ट साइड है, वहां पे रिलायंस है, जो रिलायंस फैशन है, वहां पे आपने देखा मैक्स है, और भी जो भी आपके क्या कहते हैं फैशन ब्रांड्स हैं, जैसे H&M है, और भी जो भी ब्रांड्स हैं, मुझे पता नहीं है उतना, वो सारे ब्रांड्स हैं। तो वो क्या एग्जाम्पल हो गया, आपके एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन का एग्जाम्पल हो गया। अब आपको क्या करना है, आप गए, आपको पता है कि मेरा बजट 2000 रुपए का है, मेरा जीन्स का बजट 2000 रुपए का है, और मैं इसी बजट में, हो सकता है 100 रुपए ऊपर नीचे मैं ले लूं, लेकिन मेन बजट मेरा 2000 रुपए का है। अब क्या है, आपके हाथ में पावर है, किसके हाथ में पावर है, बायर के हाथ में पावर है, क्योंकि क्या, सेलर्स आपके लार्ज हैं, क्यों, सेलर्स आपके लार्ज हैं। अब आपने देखा मैक्स ले लेते हैं, H&M ले लेते हैं, और एक क्या ले लेते हैं, दूसरा कौन सा ब्रांड होता है बताइएगा, पैंटालून्स, ठीक है। मान लीजिए ये तीन आपके क्या हो गए, जीन्स के सेलर हो गए, आप एक शॉपिंग मॉल में गए, 2000 रुपए हैं। अब आप पहले गए मैक्स में, आपने देखा, समझा, ट्राई किया, पसंद आया, लेकिन प्राइस आपके पास अवेलेबल नहीं था। फिर आप गए H&M में, देखा, समझा, ट्राई भी नहीं किया क्योंकि प्राइस बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था। पैंटलून्स में गए, देखा, समझा, प्राइस पसंद आया, प्राइस ज्यादा था, लेकिन क्या है, वहां पे चल रहा था 20% डिस्काउंट। क्या चल रहा था वहां पे, 20% डिस्काउंट। ये सबका अलग अलग हो सकता है, सब में चल रहा हो, तब भी आपके बजट में ना आ रहा हो सकता हो आपके बजट में ना आ रहा हो, पसंद ना आ रहा हो, जो भी है, आपके पास पावर है, आपके पास पैसा है, आपके पास विलिंगनेस है, आपको जीन्स खरीदनी है, आपने खरीदी, पैंटलून से जाके 2000 रुपए में आप जीन्स खरीद के चले आए। लेकिन अगर यहीं पे ये इम्परफेक्ट कंपटीशन होता, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही सेलर होता, तो क्या आपके पास पावर होती, नहीं, आपके पास पावर नहीं होती, क्योंकि अगर वही सेलर मान लीजिए मैक्स है, वो कहे कि मैं 5000 की जीन्स दे रहा हूं और इकलौता मैं ही ऐसा सेलर हूं जो जीन्स बेचता है। अब आपको क्या है, जरूरत आपकी है, जैसे कहा जाता है ना कि भाई जरूरत पड़ने पर भी डैश डैश डैश, तो ये वो है,
आपको जरूरत है, आपने क्या किया, अपना बजट ऊपर नीचे किया, आपने 5,000 की जीन्स खरीद ली, लेकिन आपका बजट 2,000 था, 3,000 आपका घाटा जरूर हुआ, लेकिन क्या है, आपको जीन्स मिल गई। यहाँ पे अगर इम्परफेक्ट होता तो पावर किसके पास होती, सेलर के पास होती। ये याद रखिएगा, परफेक्ट कंपटीशन में पावर हमेशा बायर के पास होती है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में पावर हमेशा सेलर के पास होती है। क्लियर, ये डिफरेंस समझ में आ गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं इसको रब कर दूं। ठीक है, अब बात करते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन की। अगर मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक समझा दिए हैं परफेक्ट कंपटीशन के, तो आप मुझे बता पाएंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या होंगे? नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स जाहिर सी बात है कम होंगे, लेस नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स थे, यहाँ पे लेस नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट कौन सा होगा, हेट्रोजेनस, प्रोडक्ट आपका हेट्रोजीनियस होगा। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट। रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम लिख देती हूं, कंप्लीट आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट, ठीक। बेसिक डिफरेंस है, परफेक्ट कंपटीशन में सेलर के पास ही, बायर के पास ही आपके पास पावर होती है, और यहाँ पे इम्परफेक्ट में सेलर के पास पावर होती है, ठीक है। अच्छा, और प्रोडक्ट हेट्रोजेनस होते हैं, मतलब एकदम ही अलग होते हैं, कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच नहीं होते। और फ्रीडम टू एंट्री और एग्जिट पे रेस्ट्रिक्शंस होती है, हो सकता है, अच्छा ये भी कई तरीके की होती है, हो सकता हो आपको एंट्री पे रेस्ट्रिक्शन हो सकता है आपको एग्जिट पे रेस्ट्रिक्शन हो, ये मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया था, तो उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख लिया। चलिए, अच्छा अब इम्परफेक्ट कंपटीशन में ही हम बात करते हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन में ही बहुत तरीके के मार्केट्स आते हैं, जिनको हम सबसेट ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट, ठीक है। इसमें पहला होता है आपका मोनोपोली। सुना होगा आप लोगों ने मोनोपोली, मैं एक बार सारे लिख लेती हूं, तब आपको एक एक करके समझाऊंगी। मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक, और ये क्या होता है आपका मोनोप्सनी। क्या होता है, मोनोप्सनी, ठीक है, स्पेलिंग सही है, मोनोप्सनी। मोनोप्सनी, ठीक। चलिए, अब हमने आपको 4 तरीके के इम्परफेक्ट मार्केट समझाए हैं, मतलब समझाए क्या, लिख दिए हैं। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता ही है, किसकी, इम्परफेक्ट मार्केट की और परफेक्ट मार्केट की, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें वही सारे फीचर्स एलोकेट करते हुए चले जाने हैं। क्या करना है,
जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक इम्परफेक्ट मार्केट के हैं आपको उसमें एलोकेट करते हुए चले जाना है। सबसे पहला जो आएगा कैरेक्टरिस्टिक फीचर मोनोपोली में, वो क्या आएगा कि आपके पास क्या होता है, सिंगल नंबर ऑफ, या फिर नंबर नहीं, सिंगल क्या होता है, सेलर। मोनोपोली में क्या होता है, सिंगल सेलर, मतलब एक ही सेलर होगा और यही आपका क्या होगा, प्राइस मेकर। यही आपका क्या होगा, प्राइस मेकर। मतलब प्राइस आपका यही डिफाइन करेगा। एक मोनोपोली में सिंगल सेलर, जैसे कि एग्जाम्पल आपका, अब तो नहीं लेकिन पहले एक ज़माने में इसका एग्जाम्पल जब हम लोग पढ़ते थे तो ट्रेन या फिर रेलवेज पढ़ते थे। मैं यहाँ पे रेलवेज लिख देती हूँ। अभी करंट का एग्जाम्पल रेलवे नहीं होगा क्योंकि अब रेलवेज में क्या आ चुका है, प्राइवेट भी फर्म्स या फिर कंपनीज आ चुकी हैं। लेकिन जब एक टाइम पे सिर्फ भारतीय रेल चलती थी तब रेलवे जो सेक्टर था, जी बताइए, ट्रेन का जो बेस होता है वो गवर्नमेंट ही चलाती है। टर्मिनल, हाँ। अच्छा, एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, एयर टर्मिनल। एयरपोर्ट प्राइवेट भी होते हैं, दिल्ली में प्राइवेट है। एयर टर्मिनल मतलब जो आप कहना चाह रहे हो जहाँ पे प्लेन लैंड करता है ना, ठीक है। ये एयर टर्मिनल का एक बच्चे ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। एयर टर्मिनल एक अच्छा एग्जाम्पल इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट की ही अथॉरिटी होती है। यहाँ पे जो भी प्लेन वगैरह लैंड होते हैं, ये जो जमीन होती है जो आप लंबे लंबे क्या कहते हैं, जो पूरा पूरा पाथवेज या रनवेज देखते हो, ये क्या है, सरकारी जमीन होती है। इस पे प्राइवेट अपना कब्जा नहीं कर सकती। टेंडर जारी होता है, ये सब क्या होता है, सरकारी काम होता है। इस पे सरकार की एक तरीके से कहें तो मोनोपोली होती है। मतलब सरकार टेंडर घोषित करती है, जारी करती है कि मैं 1 करोड़ में ये दे रहा हूँ, जिसको जिसको चाहिए आके अपना इस पे डेवलपमेंट शुरू करे, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं तो चाहूंगी अगर आपको कहीं और भी एग्जाम्पल अगर आपको मिल रहे हैं तो आप अपने नोट्स में इनकलकेट कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, सिंगल सेलर और वो क्या होता है, प्राइस टेकर। अब यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, यहीं पे लिख देती हूँ मैं। यहाँ पे क्या होता है, फ्रीडम होती है कि नहीं एंट्री और एग्जिट पे, अगर मोनोपोली है तो रेस्ट्रिक्शन होती है। मतलब रेस्ट्रिक्शन किस पे होती है, एंट्री पे कि एग्जिट पे, दोनों पे। क्योंकि अगर एंट्री ही पे रेस्ट्रिक्शन लगेगी तो फिर जब आएगा ही नहीं तो एग्जिट क्या करेगा, कॉमन सेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप वो 4th पॉइंट लिख सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ न्यू कमर्स या फिर न्यू फर्म्स, ठीक है। जल्दी से लिखिए, रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। एग्जाम्पल भी जरूर कोट करिएगा, लिख लिया। चलिए अब बात करते हैं हम ओलिगोपोली की। कलर चेंज कर लेते हैं। अब ओलिगोपोली में क्या होगा, कौन बताएगा। यहाँ पे जो सेलर्स होंगे वो कितने होंगे, 1 होंगे या 2 होंगे, लेस। अच्छा, एक फैक्टर और है, एक होता है मोनोपोली और एक होता है डुओपोली। मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है और डुओपोली में आपके 2 सेलर होते हैं। हम इसको इस कैटेगरी में इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उसके अलग रीजंस हैं, जो उसका पूरा अलग एक फैक्टर ही चलता है। अगर हम सिर्फ इम्परफेक्ट की बात करें तो हम इन चारों को ही एक साथ पढ़ते हैं। मैंने डुओपोली इसलिए बता दिया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। डुओपोली में अगर 2 सेलर्स होते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्यू सेलर्स। लेस भी नहीं कहेंगे, फ्यू कहेंगे, क्योंकि क्या है, मतलब 1 से ज्यादा ही है, 2 से कम भी नहीं है, लेकिन अच्छे खासे हैं, मतलब कह लीजिए 5-6 ऐसे हैं, फ्यू सेलर्स हैं, ठीक है। फ्यू सेलर्स होते हैं। अब ये क्या होता है, इनका प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। अच्छा, ये जो प्राइस डिटर्मिनेशन आपका दूसरा एक सब हेडिंग था ना,
आप उसी को मद्देनजर चलते हुए ये जो मैं यहाँ पे लिखा रही हूँ ना, ये इसी तरीके से आपका प्राइस डिटरमाइन होता है। ये जो प्राइस डिटर्मिनेशन जो आपका टॉपिक लिखा है ना, ये वो टॉपिक है, मतलब इसका ये होता है कि उस मार्केट में प्राइस एक्चुअली में डिटरमाइन कौन करता है, मतलब डिसाइड कौन करता है कि प्राइस रहेगा कितना। जैसे मोनोपोली में सरकार डिसाइड करती है कि मैं ये जो टर्मिनल बना रहा हूँ या बना रही है जो भी सरकार, उसका ये प्राइस है, और अब जो भी वर्कर्स हैं, जो भी पीडब्ल्यूडी का जो भी मेंबर्स होते हैं वो आते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है मुझे मंजूर है मैं बनाऊंगा, ठीक है। ये है ओलिगोपोली में क्या होता है, क्योंकि फ्यू सेलर्स होते हैं, इनका क्या होता है, आपका जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है ये होता है किससे, कोलिजन से। अब कोलिजन कोई वो कोलिजन नहीं समझेगा कि टकराव हो रहा है, कोलिजन वो नहीं, ठीक है। कोलिजन वर्ड होता है कि आपस में एक सांठगांठ बनाते हैं लोग। इसका एग्जाम्पल अभी मैं देती हूँ। ये कोलिजन आपका क्या होता है, एक आप इसको पैक्ट भी कह सकते हो, लेकिन कोलिजन इसका सही वर्ड है। एक आपस में सांठगांठ करते हैं कौन, ये फ्यू सेलर्स, मतलब 5 लोग हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको सहारागंज का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। मान लीजिए वो 5 कंपनीज हैं या वो 5 आउटलेट्स हैं, ओलिगोपोली को अब उसके अंदर रख के देखिए, ठीक है। वो 5 सेलर्स हैं, उन्हें पता है कि जीन्स की मार्केट ज्यादा है इंडिया में, ठीक है। उन्हें पता है जीन्स की मार्केट ज्यादा है, और अब हम 5 लोग ही हैं जो ये क्या कहते हैं, जीन्स बेचते हैं, वो चाहे जीन्स का कपड़ा हो या फिर एज मतलब पूरी सिली सिलाई जीन्स हो, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, एक मीटिंग करेंगे, बैठेंगे, डिसाइड करेंगे और एक प्राइस पे अपना क्या करेंगे, वो सैंक्शन करेंगे कि हाँ 2000 से 5000 रुपए की ही रेंज में हम जीन्स अपनी बेचेंगे। ये भी एक पॉइंट हो सकता है, या फिर वो ये कहें कि हम जो अपनी जीन्स है, जो प्रीमियम क्वालिटी की हम जीन्स बनाते हैं, हम वो जीन्स 6000 रुपए में ही बेचेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम 6000 रुपए में जीन्स बेचेंगे, इससे नीचे नहीं। डिस्काउंट लग रहा है तो अलग की बात है, लेकिन हम 6000 रुपए से नीचे जीन्स नहीं बेचेंगे, ठीक। अब हुआ क्या भाई, सेलर आया, सॉरी बायर आया, एक के पास गया, उसने कहा 6000 नहीं, दूसरे के पास गया 6000 नहीं, दूसरे तीसरे के पास 6000 6000। अब वो ये क्या देख रहा है, वो ये देख रहा है कि यहाँ पे तो भाई 6000 से नीचे कोई कर ही नहीं रहा है। मार्केट में आप लोग कभी जाते होगे मम्मी पापा के साथ, जब सब्जियां वगैरह लेने जाते होगे तो देखते नहीं होगे, एक लाइन से ठेले वाले लगे रहते हैं जो फ्रूट्स बेचते हैं। मतलब अभी जब नवरात्र का सीजन आएगा तब आप देखिएगा, नोटिस करिएगा, लाइन से ठेले वाले लगे रहते हैं, और जो वो क्या करते हैं, वो एक डिसाइड कर लेते हैं, सांठगांठ करके सेब का जो भी फल होते हैं उनका एक प्राइस डिटरमाइन कर लेते हैं कि हम 100 रुपए से नीचे तो बेचेंगे नहीं। मतलब 100 रुपए किलो हो गया या फिर पाव भर हो गया, वो 100 रुपए का मतलब रेट उन्होंने इतना ज्यादा कर दिया है कि अब जो कस्टमर है यानी हम और आप हैं, वो ना चाहते हुए भी इनमें से किसी एक के पास तो जाके खरीदेगा ही। क्यों, क्योंकि आपकी डिमांड है ना, आपको ही तो चाहिए। अब आपका व्रत है, आप फलाहारी हो, आप गए, आपको खरीद के खाना है, तो आप ना चाहते हुए भी वो 100 रुपए किलो या जो भी रेट उस टाइम पे चल रहा होगा आप वो खरीदोगे। सेम एग्जाम्पल, जीन्स चाहिए तो अब ना चाहते हुए भी आप 6000 रुपए की जीन्स खरीद के लाओगे ही लाओगे। अगर परफेक्ट होता तो आपके पास होती पावर कि मैं 6000 की नहीं, मैं 2000 की लूंगी। ये जो बार्गेनिंग पावर होती है ना, ये कस्टमर के पास होती है, लेकिन यहाँ पे केस एकदम उलट हो जाता है, इनकी सांठगांठ होती है, इससे नीचे वो नहीं बेचते हैं। क्लियर हो गया। इसका एक और एग्जाम्पल है एपीएमसी की मंडी, नाम सुना है एपीएमसी मंडी। ये वो मंडियां होती हैं जहां पे जो किसान होते हैं, ये अपना प्रोडक्ट जो भी निकला है, आउटपुट निकला है, वो जाके मार्केट में बेचते हैं। मतलब एक मंडी जगह होती है, वहां पे ये जो बिचौलिए होते हैं ना, जो वर्ड होता है बिचौलिए, ये वर्ड वहीं से आया है। होता क्या है कि अब किसान, अब जैसे ये किसान है, अब मैं इससे डायरेक्टली तो नहीं खरीदूंगी ना, अनलेस ये मेरा नोन है, ठीक है। अब किसान क्या करता है, उस मंडी में जाता है, अपना जो भी आउटपुट है, गेहूं है, चावल है, जो भी है, बेच देता है। मतलब पूरी पूरी बोरियां होती हैं, जाके बेच देता है। अब वो एपीएमसी में ऐसे लाइन से लगे रहते हैं। कभी आप देखिएगा, अपने फादर वगैरह से पूछिएगा, उनको थोड़ा सा आइडिया होगा। लाइन से ना वो सब ऐसे लगे रहते, बैठे रहते टेबल लगा के। वो क्या करते हैं, अच्छा आज हम गेहूं 1 कुंटल इतने रुपए में बेचेंगे, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है। अब कोई भी मार्केट में इंडिविजुअल आएगा, चाहे वो होलसेलर हो या फिर रिटेलर हो, मतलब हम हो या फिर कोई होलसेलर हो, वो आएगा, वो प्राइस उन्होंने फिक्स करके रखा है। अब ए पर्सन है, बी पर्सन है, सी है, मतलब वो लाइन से ऐसे बैठे रहते हैं। आप उनमें से किसी के पास भी जाओ, वो प्राइस अपना कम नहीं करेंगे। ये एक और एग्जाम्पल हो सकता है आपका ओलिगोपोली का। क्लियर हो गया।
टेलीकॉम नहीं, टेलीकॉम नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे आपको प्राइस उनका अलग अलग रहता है, वहां पे आपकी कंपटीशन रहती है। एक क्वेश्चन है ना इनका कि क्या टेलीकॉम इसका एग्जाम्पल हो सकता है, तो नहीं, टेलीकॉम सेक्टर इसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता है अनलेस एंड अनटिल वो सारे सेक्टर एक के अंडर आ जाएं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है जियो का, और अभी जो एकदम कोलैबोरेशन हुआ है किसका, आइडिया का और वोडाफोन का। और आपका अभी क्या सेक्टर चल रहा है, एक एयरटेल चल रहा है, आइडिया वोडाफोन एक हो गए, और जियो आपका लेटेस्ट चल रहा है, कहीं ना कहीं आपका बीएसएनएल भी है। अब देखिए ये ओलिगोपोली का एग्जाम्पल इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोलिजन नहीं है उनका। क्या नहीं है, कोलिजन नहीं है। क्यों बताइए, क्योंकि हाँ गवर्नमेंट सेट करती है कि इससे ज़्यादा नहीं होगा, और उससे ज़्यादा नहीं होगा, फ्यूल हो गया, तो ये क्यों नहीं आ रहा इसमें? देखिए मैं बताती हूँ। देखिए बीएसएनएल अभी बिका नहीं है, गवर्नमेंट है, ठीक है। वोडाफोन और आइडिया मर्जर हो गया। बड़ा फैक्टर जिसको बिग डैडी कहते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री का क्या है, जियो है। अभी सबके पास सबके सिम जियो हैं। उसके बाद दूसरा आपका आता है एयरटेल, ठीक है। अब ये जो आप कह रहे हो ना, ये एक होती है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक सरकारी कंपनी है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, अथॉरिटी है, ये सभी इनके अंडर काम करते हैं। इसी वजह से इनका कोलिजन नहीं हो पाता है। दूसरा, ये खुद भी नहीं चाहते क्योंकि भाई अब जियो है तो वो ये मतलब अगर जियो एयरटेल के साथ आगे आने वाले फ्यूचर में अगर वो कोलिजन कर ले, मतलब क्या कहते हैं, एक वेंचर कर ले, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, मिसलीडिंग हो जाएगा। मतलब जियो को, अब भाई देखिए वो जियो एक बिग डैडी है, मतलब जियो को सब जानते हैं कि वो क्या है, एक बड़ी सी वेल मछली है जो हम जानते हैं कि इन सभी को वो कंज्यूम कर सकती है, ठीक है, सब जानते हैं। लेकिन क्या है, इसके ऊपर ट्राई की अथॉरिटी लगी हुई है कि आप लोग अपना अपना बिजनेस खुद करोगे। ये क्या है भाई, बिजनेस करने आए हो, प्रॉफिट इकट्ठा करने आए हो। यहाँ पे इनका कोलिजन इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि एक क्या है, कंपटीशन का फैक्टर है। देखा होगा जब जियो ने अपने प्राइसेस एकदम हाई कर दिए थे, जब उनकी बेटी की शादी थी, अभी भी प्राइसेस एकदम हाई चले गए, तब देखा होगा तुरंत एयरटेल ने और बीएसएनएल ने अपने प्लान्स के जो प्राइस थे एकदम नीचे कर दिए थे। अगर ये इनका कोलिजन होता तो क्या होता, जियो के प्राइस हाई रहते तो ये अपने प्राइस कम नहीं करते या बराबर नहीं करते, मतलब जो भी प्राइस है, मतलब जैसे आपका 399 का जियो में रिचार्ज होता था पहले 3 महीने का, ठीक है एग्जाम्पल। अब बीएसएनएल का हो रहा था मान लीजिए 299 का, ठीक। अगर इनका कोलिजन होता और इसने प्राइस बढ़ाए आपने 399 से 499, तो बीएसएनएल भी क्या करता, अपने प्राइस थोड़े से बढ़ा देता, या फिर 39 उसका 299 था तो हो सकता हो वो 301 302, मतलब बहुत ही सटल जो होता है ना कि पता भी ना चले और हम इंक्रीज भी कर दें, ये वो कर लेता। लेकिन नहीं, क्योंकि कोलिजन नहीं है इनमें, आपस में इनकी कोई साठगांठ नहीं है, आपस में जिसको कहते हैं ना बनती नहीं है इन लोगों की, इन्होंने क्या किया, अपना प्राइस तुरंत ही नीचे कर दिया। और आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि तो बहुत सारे जो कस्टमर्स थे वो बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट भी हुए थे। इसलिए ये जो एग्जाम्पल है आपका ओलिगोपोली में नहीं आएगा। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए ठीक। अब आता है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब इसमें होता है आपका, ये कलर दिख रहा है बोर्ड पे, नहीं दिख रहा है। इसमें होते हैं आपके लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, इसमें होते हैं आपके लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में यही एक बड़ा डिफरेंस है कि मोनोपोली में हमेशा आपके क्या होते हैं, एक सेलर, और मोनोपोलिस्टिक में ज्यादा सेलर, जिसको कहते हैं ना, ये आप कह सकते हो कि मैम ये तो परफेक्ट कंपटीशन हो गया। नहीं, परफेक्ट कंपटीशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी मैं बताऊंगी, ये लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं और यही क्या डिसाइड करते हैं, सेलर्स आर द प्राइस मेकर। सेलर्स आर द प्राइस मेकर। अब डिफरेंस समझिए ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक में।
देखिए ओलिगोपोली में मैंने आपको बताया कोलिजन होता है, साठगांठ होती है, तब जाके आपका क्या कहते हैं, आपका प्राइस डिसाइड होता है, ठीक। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में कोई साठगांठ नहीं होती है, ये सब आपस में क्या कहते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इनकी होती है, आपस में क्या कहते हैं, जिसको कोलैबोरेशन करके ये लोग आपस में प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। मतलब इनका एम क्या होता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसका प्रॉफिट होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, कोलिजन है, अगर एक का नहीं बिकेगा तो फिर किसी का नहीं बिकेगा, ठीक है। जैसे वो दोस्त होते हैं ना, भाई मैं नहीं गया तो मैं, मतलब तू नहीं गया तो भाई मैं भी नहीं जाऊंगा, ये क्या है, कोलिजन। इसमें मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हें भी मोटिवेट करूंगा कि तुम भी चलो, ये क्या है, आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया। ये एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको ताकि आपको समझ में आए डिफरेंस। इसमें क्या है, कोई एक दूसरे पे बंदिशें नहीं लगाता है कि अगर मैं नहीं बेच रहा हूं, मतलब मैं 6000 का बेच रहा हूं तो तुम भी 6000 का ही बेचोगी, नहीं, तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे भी बेचो, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, हमारा जो इकट्ठा है प्रॉफिट वो हमारा होना चाहिए। मतलब अगर एक जीन्स की फर्म है मान लीजिए, ठीक है, एक पूरा वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसने अपने अंडर बहुत सारे आउटलेट्स को रखा है, लिवाइज हो गया, ब्लैकबेरी हो गया, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सारे क्या है, आउटलेट्स हैं। अब उसने सहारागंज से उनको क्या कर रखा है, खुली छूट दे रखी है, तुम 6000 का बेचो, 2000 का बेचो, मुझे मतलब नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास 30,000 रुपए दुकान का किराया आ जाना चाहिए। ये क्या हुआ, एग्जाम्पल हो गया आपका मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का। मतलब कोई भी आपका कोलिजन नहीं होता है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होती है, सब एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हेल्दी कंपटीशन इसको कहा जाता है। इंडिया में आप देखोगे कई हद तक आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पाया जाता है, क्योंकि कोई भी जो क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज होती हैं आपस में साठगांठ नहीं करती। ये इसका एग्जांपल दिया ना मैंने, ये साठगांठ नहीं कर रही है, लेकिन फ्री भी है कि ठीक है मैंने 300 का बेचा, तुम चलो 400 का बेच लो। अब क्या है, कस्टमर के ऊपर है ना कि कस्टमर आएगा, मेरी सर्विसेज अच्छी लगी तो मेरे पास आएगा, भाई तुम्हारी अच्छी लगेंगी तो तुम्हारे पास आएगा। कोई वो नहीं है, कोई एक दूसरे को खींच नहीं रहा है, नीचे गिराने की कोशिश नहीं कर रहा है, हेल्दी कंपटीशन है, अच्छा कंपटीशन है। और तब भी सेलर के पास ही एक वो होती है कि सेलर ही प्राइस फिक्स करता है। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, बेचने वाले ज्यादा हैं, हम प्राइस ऊपर नीचे कर लेंगे, कस्टमर के पास है वो सहूलियत, उसको जो पसंद आएगा तो वो ले लेगा। मैंने याद करो डिमांड में बताया था कि कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो हाई प्रोडक्ट के पास जाते हैं, मतलब हाई प्राइसिंग प्रोडक्ट के पास जाते हैं ये सोच के कि उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, यहाँ पे वो चीज़ आ जाती है। अगर कोई सेलर इसमें 6000 की जीन्स बेच रहा है और वहीं कोई सेलर है 1000 की बेच रहा है, मैं बायर हूँ, मेरे पास है 1000 रुपये, मैं 1000 वाली के पास जाऊंगी, लेकिन मेरी ही कोई फ्रेंड है वो कह रही नहीं भाई 6000 वाली जीन्स अच्छी होगी, ड्यूरेबल होगी, चलेगी, वो 6000 वाली खरीदेगी। इसमें कोई, मैंने बताया ना, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कट थ्रोट कंपटीशन नहीं है, हेल्दी है, कोई नीचे गिराने की कोशिश नहीं करता, एक हेल्दी तरीके से अपना मार्केट रन होता है। अल्टीमेटली क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, इनका मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना है चाहे जैसे है, ठीक। अब बात करते हैं, ये समझ में आ गया, ये 3 समझ में आ गए सबको इधर, ठीक है। अब आपका लास्ट बचा है मोनोप्सनी। इसमें क्या होता है आपका, ठीक, देखिए अब यहां ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है मोनोप्सनी में सिंगल बायर, सिंगल बायर, मोनोपोली में लिखा था सिंगल सेलर, मोनोप्सनी में लिखा है सिंगल बायर। मतलब क्या हुआ कि मार्केट में सेलर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन बायर सिर्फ एक है, मतलब मैं वो बायर हूं या कोई और हो सकता है XYZ, मैं वो बायर हूं, सेलर्स बहुत सारे हैं और मेरे पास अब क्या है, यहाँ पे किसके पास थी पावर प्राइस डिसाइड करने की, सेलर के पास, वहां पे किसके पास होगी, मेरे पास। क्यों, क्योंकि मैं ही इकलौती इंसान हूं जो चीजें खरीद सकती हूँ, मेरे पास ही पैसे हैं, मेरे पास ही क्षमता है कि मैं चीजें खरीद सकती हूँ, मैं आपको पेमेंट करूंगी तभी आपकी इकोनॉमी रन करेगी। आप प्रोडक्शन करते रहो,
कुछ करते रहो, मेरा मन नहीं है मैं नहीं खरीदूंगी, होता है ना। जैसे आप लोग ऐसे फ्ली मार्केट में जाते हो कि वो पीछे से बुलाते हैं सिस्टर ले लो, सिस्टर ले लो, सिस्टर ले लो, आपका मन है, लिया नहीं लिया नहीं लिया, ये उस तरह का एग्जाम्पल है मोनोपोली। मतलब सेलर्स बहुत ज्यादा हैं लेकिन यहाँ पे बायर के पास पावर होती है कि वो प्राइस डिसाइड करता है। जैसे कि जब आप लोग क्या मदर के साथ जाते होगे सब्जी खरीदने, मिर्चे लगे हैं, सब्जियां लगी हैं बहुत सारी, एक के पास गए 100 रुपए, दूसरे के पास गए नहीं ठीक है, अच्छा नहीं मैं दे रही हूँ 50 रुपए में दूंगी, इसके साथ धनिया मिर्चा फ्री देना, माना ठीक है, आपने सामान खरीद लिया, उसको पेमेंट कर दिया, उसका दिन बन गया। ये आपका एग्जाम्पल हो गया मोनोपोली का। ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं प्राइस मेकर, प्राइस टेकर, यही आपका दूसरा फैक्टर होता है या फिर दूसरा सबसेट था आपका प्राइस डिटर्मिनेशन का। मतलब यही सारे मार्केट्स में प्राइस आखिरकार फिक्स कौन करता है। क्लियर हो गया। यहाँ पे कौन प्राइस फिक्स करता है? आपका सेलर। यहाँ पे इनकी कोलिजन, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं करता, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। यहाँ पे कौन फिक्स करता है? बायर। क्लियर हो गया। एक बार अच्छे से देख लीजिए, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। मेरे थोड़े से इधर उधर हो गए लेकिन आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइए। और एग्जाम्पल्स मैंने आपको वर्बल दिए हैं, अगर आपको गूगल करके या बुक्स वगैरह में एग्जाम्पल प्रॉपर मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, वरना जो मैंने वर्बल एग्जाम्पल दिए हैं आप इसको भी अपनी भाषा में लिख सकते हो। ठीक है, हो गया? ठीक, अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यहां से हमने क्लास शुरू की थी आज की। मार्केट क्या होता है? बायर और सेलर मीट होते हैं। क्या होता है? प्राइस पे करते हैं। गुड और सर्विसेज में डिफरेंस समझाया था। बाय, ये मैंने कंसेप्ट लिखाए थे, ठीक है, ये मैंने कुछ कंसेप्ट बताए थे। बायर, सेलर, गुड, सर्विस, प्राइस, डिमांड, सप्लाई, फ्रीडम एंट्री और एग्जिट। ठीक, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस का डिफरेंस समझाया था। और अच्छा ये हो गया, फ्रीडम और एंट्री और एग्जिट समझाया था। टाइप्स ऑफ मार्केट, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, दोनों में बहुत ही बेसिक डिफरेंस समझाया था मैंने आपको। बेसिक है लेकिन यही आपके एग्जाम में आता है। फिर ये टाइप्स ऑफ मार्केट समझाए थे। अच्छा, ये इसमें यहाँ पे दो जो चीजें रह गई थी, फ्रीडम टू एंट्री और एग्जिट, वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आपके फ्रीडम टू एंट्री होती है, ठीक है, मोनोपोली में फ्रीडम टू एंट्री और एग्जिट होती है। लिख लीजिए, मोनोपोली में आपकी फ्रीडम टू एंट्री और एग्जिट होती है। मतलब आपके ऊपर है, आप वो चीज फेस कर पा रहे हो तो मार्केट में आ जाओ, नहीं फेस कर पा रहे हो चले जाओ। भाई मैं सेलर हूँ, मतलब मैं बायर हूँ, मेरे पास पावर है, मेरा मन करेगा मैं तुमसे खरीदूंगी, नहीं है मैं नहीं खरीदूंगी, तुम्हें रहना है रहो, नहीं रहना है चले जाओ। फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी फ्रीडम टू एंट्री और एग्जिट है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फ्रीडम टू एंट्री है लेकिन एग्जिट की फ्रीडम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी कोलिजन बनी हुई है, आपने ये कोलिजन तोड़ी, आपको हर्जाना देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बताया था कि जो मोनोपोलिस्टिक है वो थोड़ा सा हेल्दी वे में जाना जाता है, ओलिगोपोली थोड़ा सा नेगेटिव वे में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जिनका पैक्ट बन गया उनको वो एंड तक निभाना पड़ता है। जैसे अगर आप किसी अंडर एग्रीमेंट में काम करते हो तो जब तक वो एग्रीमेंट आपका पूरा नहीं हो पाता आपको काम करते रहना पड़ता है। अगर बीच में आपने छोड़ा तो वो सैलरी आपकी रख लेते हैं या फिर हो सकता हो आप पे सूट भी फाइल कर दें। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे फ्रीडम टू एंट्री और एग्जिट है नहीं, यहाँ पे फ्रीडम टू एंट्री है, एग्जिट की फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम टू एंट्री और एग्जिट, वहां पे भी फ्रीडम टू एंट्री और एग्जिट। ठीक है, आज का टॉपिक आपका पूरा होता है मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस डिटर्मिनेशन। ये था आज का आपका टॉपिक। कल हम लोग चर्चा करेंगे, आपका जो अगला टॉपिक है वो है नेशनल इनकम, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक यू।